फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एपोगेमी एंड एपोस्पोरी। एपोगेमी एंड एपोस्पोरी ये जो दोनों फीचर्स हैं वो हम टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत अच्छे से पाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है एपोगेमी एंड एपोस्पोरी, उसको हिंदी में कहते हैं अपयुग्मन तथा अपबीजाणुता। हम सभी जानते हैं कि टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट नाम से दो स्टेज पाई जाती है, यानी कि युग्मकोद्भिद प्रावस्था और बीजाणुद्भिद प्रावस्था। और इनके जीवन चक्र में या लाइफ साइकिल में ये जो दोनों फेजेस हैं वो एक के बाद एक रिपीट होती रहती हैं, जिसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। जैसे गैमेटोफाइट है या युग्मकोद्भिद है, उनसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक बनते हैं। युग्मकों या गैमेट्स के फ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इन जायगोट में मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये तो है सिंपल लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। लेकिन जब किसी वजह से ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, यानी कि अगर हम कहें कि अगर ये वाली जो प्रोसेस है वो ना हो, गैमेटोफाइट की किसी और सेल से सीधे ही स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाए, या स्पोरोफाइट से स्पोर्स के फॉर्मेशन के बिना सीधे ही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है एपोगेमी एंड एपोस्पोरी। अभी डिटेल में हम एपोगेमी एंड एपोस्पोरी दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, तो उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एपोगेमी क्या होती है और एपोस्पोरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एपोगेमी और एपोस्पोरी, अपयुग्मन तथा अपबीजाणुता, ये दोनों ही जो फीचर होते हैं या ये जो दोनों ही प्रोसीजर हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर हैं या अलैंगिक जनन के प्रोसीजर हैं। अलैंगिक जनन यानी कि वो जनन जहां पर गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा हो। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की दो फेजेस टेरिडोफाइट में पाई जाती हैं, जिनके अंदर युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट प्रभावी अवस्था होती है, डोमिनेंट स्टेज होती है। वहां पे लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट से स्टार्ट होता है, जिनमें स्पोरोफाइट प्रभावी अवस्था या डोमिनेंट स्टेज होती है, वहां पे स्पोरोफाइट से लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो जब हम एपोगेमी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एपोगेमी, एपो का मीनिंग होता है पहले, और गैमी यानी आप मान सकते हैं गैमेटोफाइट। जब गैमेटोफाइट से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर हम उसके लिए एपोगेमी वर्ड यूज करेंगे। कब? जब वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या अलैंगिक जनन हो। तो ये जो टर्म है एपोगेमी, एपोगेमी टर्म को 1878 के अंदर डी बेरी ने दिया था। ये जो टर्म है इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन गैमेट्स के फ्यूजन के बिना हो, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्पोरोफाइट होता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट है उसका फॉर्मेशन बिना गैमेट्स के फ्यूजन के हो, यानी कि गैमेटोफाइट की किसी भी वेजिटेटिव सेल से या काइट कोशिका से जब बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो उसे हम एपोगेमी या अपयुग्मन कहते हैं। सर्वप्रथम फार्लो ने 1874 में टेरिस क्रिटिका के अंदर नेचुरली एपोगेमी को देखा या डिस्कवर किया। तो जो फर्न्स होती हैं, फर्न्स के अंदर प्राकृतिक रूप से या नेचुरली एपोगेमी पाई जाती है, वो फर्न्स हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ऑस्मुंडा एंड एडिएंटम। लेकिन कुछ फर्न्स या टेरिडोफाइट ऐसे भी होते हैं जिनमें हम एपोगेमी को इंड्यूस कर सकते हैं कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली। ये जो इंडक्शन होता है या इंड्यूस की जाती है वो कुछ हार्मोन्स के द्वारा इंड्यूस की जाती है। उनके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और इक्विसिटम। अपयुग्मन में या एपोगेमी में हमने ये जाना कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो किसी भी सेल से बन रहा है, स्पेशली एग सेल से फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट का, तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। यानी कि जब अंड कोशिका से बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन को हम एपोगेमी के अंडर नहीं पढ़ते, क्योंकि एपोगेमी में किसी भी कायिक कोशिका से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। तो अनिषेक जनन को हम इसका एक पार्ट भी मान सकते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जो गैमेटोफाइट हैं वो हमेशा ही
अगुणित या हैप्लॉइड होते हैं, और जो स्पोरोफाइट है वो हमेशा डिप्लॉइड या द्विगुणित होते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है वो द्विगुणित या डिप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर दो हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि दो अगुणित युग्मक जब आपस में मिलते हैं तब जाकर के डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एपोगेमी में हम ये पढ़ रहे हैं कि एपोगेमी मीन्स गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो जब गैमेट्स का फ्यूजन ही नहीं हो रहा, तो अगर गैमेटोफाइट अगुणित या हैप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट कैसा होगा? नॉर्मली हमारा आंसर होता है कि स्पोरोफाइट जो है द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है। लेकिन एपोगेमी से बना हुआ जो स्पोरोफाइट होगा वो कैसा होगा? अगुणित या हैप्लॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसकी प्लॉइडी है वो पेरेंट प्लांट के समान रहती है, क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा। यहाँ पर गैमेटोफाइट से ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो नहीं होती, और गैमेटोफाइट की किसी भी कायिक कोशिका से, वेजिटेटिव सेल से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं एपोगेमी के कोजेस की, कि किस वजह से एपोगेमी होती है, चाहे वो नेचुरली हो या वो आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाई गई हो। तो पहला जो इसका कारण है वो है एजिंग ऑफ प्रोथेलस, यानी कि जो सुकायक है या जो थैलस है वो उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई हो। जब एज ज्यादा होती है, नॉर्मली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो कम काम करते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है उसके जो ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर थैलस की एजिंग ज्यादा है, थैलस की एज ज्यादा है, तो एपोगेमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा है फेलियर ऑफ सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन, कि अगर गैमेटोफाइट से गैमेट का फॉर्मेशन ही ना हो, तो अगर गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फ्यूजन के चांसेस कहां से होंगे? उस केस में एपोगेमी हो सकती है। तीसरा है फेलियर ऑफ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन वो गैमेट जो हैं वो फ्यूज नहीं हुए आपस में, किसी भी वजह से, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, या उन दोनों में से कोई जो एक सेक्स ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा, किसी भी वजह से अगर दोनों गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होते, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती, सामान्य रूप से जो निषेचन होता है वो नहीं होता, तो वहां पर एपोगेमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फोर्थ है प्रोथेलस ग्रोइंग अंडर ब्राइट लाइट एंड हाई टेम्परेचर। तो जब जो टेरिडोफाइट है या जो फर्न्स हैं, अगर वो बहुत अधिक लाइट और बहुत ज्यादा टेम्परेचर के अंदर ग्रो हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनके सेक्स ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, तो यहाँ पर एपोगेमी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लास्ट है वाटर एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। जब एनवायरमेंट के अंदर टेम्परेचर हाई होता है तो पानी की कमी अपने आप आ जाती है, वाटर डेफिशिएंसी अपने आप आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी एपोगेमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार हाफ मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एपोगेमस स्पोरोफाइट, यानी कि अपयुग्मित बीजाणुद्भिद क्या होता है। तो एपोगेमस स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट ये दो टर्म्स हो गई। स्पोरोफाइट मीन्स क्या होगा, जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन गैमेट्स के फ्यूजन से होगा, और एपोगेमस स्पोरोफाइट मीन्स जब एपोगेमी प्रोसेस के द्वारा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन शामिल नहीं है, उसे हम कहते हैं एपोगेमस स्पोरोफाइट। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ एपोगेमी, यानी कि कृत्रिम रूप से हम अपयुग्मन को किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। कुछ हार्मोन्स हैं, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इथाइलिन, 2,4-D या 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स को न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर मिला करके अगर उसके अंदर हम स्पोरोफाइट को ग्रो करते हैं, गैमेटोफाइट के किसी सेल से स्पोरोफाइट को बनाते हैं, तो वहां पर एपोगेमी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करते हुए एपोगेमी को कुछ फर्न्स के अंदर इंड्यूस कराया। तो हेन ने 1896 के अंदर डूडिया कोडाटा के अंदर थैलस की ग्रोथ के द्वारा एपोगेमी को इंड्यूस कराया।
करवाया। हेल्बोर्न ने 1910 में ये कहा कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो हम टेरिडोफाइट या फंग्स के अंदर एपोगेमी को इंड्यूस कर सकते हैं। फ्रीबर्ग ने 1957 के अंदर जलाभाव के द्वारा या वाटर डेफिशिएंसी के द्वारा लाइकोपोडियम की 3 स्पीसीज के अंदर एपोगेमी को इंड्यूस किया। ये तीनों स्पीसीज हैं लाइकोपोडियम कैरनम, लाइकोपोडियम कम्प्लेनिशन एंड लाइकोपोडियम सिलागो। इन तीन के अंदर इन्होंने जल के अभाव द्वारा यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी के द्वारा एपोगेमी को इंड्यूस किया। इसके अलावा वीटर एंड स्टीव्स ने 1960 के अंदर ऑस्मुंडा, टेरिडियम एंड एडियंटम इन तीनों में भी एपोगेमी को इंड्यूस किया। इन तीनों में एपोगेमी को इंड्यूस करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्लूकोज कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडिया का यूज किया, यानी कि शर्करा युक्त पोषण माध्यम का उपयोग करके इन्होंने अपयुग्मन को प्रेरित कराया। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या एपोगेमस स्पोरोफाइट हैं वो फर्टाइल होते हैं? तो नेचुरल कंडीशन में जो एपोगेमस स्पोरोफाइट हैं वो फर्टाइल नहीं होते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो स्पोरोफाइट कैसा बन रहा है, हैप्लॉइड बन रहा है या अगुणित बन रहा है, क्योंकि यहाँ गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा। नॉर्मल कंडीशन में हम पढ़ते हैं कि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, देन उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस के द्वारा अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जिनकी जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है अगर वो पहले से ही हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड होने के कारण यहाँ पर मियोसिस नहीं हो सकता, इसलिए ज्यादातर कंडीशन के अंदर जो स्पोरोफाइट है जो कि एपोगेमी से बना हुआ है वो इनफर्टाइल होता है। एपोस्पोरी या अपबीजाणुता, यहाँ भी नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। एपो मीन्स फर्स्ट या पहले, स्पोरी यानी स्पोरोफाइट। एपोगेमी में हमने पढ़ा था कि गैमेट्स के फ्यूजन के बिना जब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है तो उसे हम कहते हैं एपोगेमी। ठीक उसके अपोजिट जब हम एपोस्पोरी की बात करते हैं तो जब स्पोर के बिना यानी कि स्पोर्स के अलावा किसी और स्पोरोफाइट की सेल से जब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एपोस्पोरी। और यहाँ पर जो गैमेटोफाइट बनेगा उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एपोस्पोरस गैमेटोफाइट। एपोगेमी मीन्स गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, एपोस्पोरी मीन्स स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि स्पोरोफाइट के अंदर या जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जिनके जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इन कंडीशंस के अंदर जो गैमेटोफाइट होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एपोस्पोरी की तो एपोस्पोरी में क्या होता है, एपोस्पोरी में स्पोर्स का या तो फॉर्मेशन होता ही नहीं है या अगर स्पोर्स बन भी गए हैं तो वो स्पोर्स जर्मिनेट नहीं होते। स्पोर्स के अलावा किसी भी अगर वेजिटेटिव सेल से गैमेटोफाइट बन रहा है तो उसे हम एपोस्पोरी कहेंगे। अब अगर डायरेक्ट स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है तो ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होगा वो डिप्लॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मियोसिस प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में जो एपोस्पोरस गैमेटोफाइट बनेगा वो भी इनफर्टाइल ही होगा। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड गैमेटोफाइट बन रहा है। एपोगेमी में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा। एपोस्पोरी में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेगा। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गैमेटोफाइट टर्म क्या है, एपोस्पोरस गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है और एपोगेमस स्पोरोफाइट क्या है। सर्वप्रथम ड्रूरे ने 1884 के अंदर एथेरियम फेलिक्स फॉर्मिना वैरायटी क्लेरिसिमा जोन्स के अंदर एपोस्पोरी को डिस्कवर किया। ड्रूरे ने बताया कि इस स्पीसीज के अंदर या इस वैरायटी के अंदर जो एपोस्पोरस गैमेटोफाइट बन रहा है या अपबीजाणु युग्मकोद्भिद बन रहा है वो स्पोरेंजियम स्टॉक एंड हेड से बन रहा है, यानी कि जो बीजाणुधानी है उसके
निर्माण हो रहा है। जब भी हम कोई बॉटेनिकल नेम लिखते हैं या कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो आप हमेशा याद रखें कि जब आप उसे अपने हाथों से लिख रहे हैं तो उसके नीचे आप अंडरलाइन करना ना भूलें, और जब आप उसको टाइप कर रहे हैं तो ये हमेशा इटैलिक्स के अंदर आएगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बाउर ने 1888 के अंदर सोराई से ट्राइकोमेनस की 2 स्पीसीज के अंदर एपोस्पोरी को डिस्कवर किया। जब यहाँ पर हम बात करते हैं सोराई की, सोराई हम कहते हैं हिंदी में बीजाणुधानी पुंज। जब जो बीजाणुधानियां हैं वो गुच्छे में या पुंज के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि जो स्पोरेंजिया हैं वो जब ग्रुप में पाई जाती हैं तो उसके लिए हम सोराई वर्ड यूज करते हैं या बीजाणुधानी पुंज वर्ड यूज करते हैं। जब सोराई से या बीजाणुधानी पुंज से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सोरल एपोस्पोरी, यानी कि बीजाणुधानी पुंजीय अपबीजाणुता। सर्वाधिकारी ने 1936 के अंदर ऑस्मुंडा जेवेनिका के अंदर एपोस्पोरी को डिस्कवर किया और इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एपोस्पोरी हो रही है उसका रीजन है आर्किगोनिया की एब्सेंस, यानी कि यहाँ पे स्त्री धानी की अनुपस्थिति के कारण एपोस्पोरी होती है। तो जब टेरिडोफाइट के अंदर पॉलीप्लॉइडी को हमें इंड्यूस कराना होता है तो इंड्यूस कराने के लिए हमें एपोस्पोरी करवानी होती है। नेचुरली कुछ फर्न्स के अंदर एपोस्पोरी पाई जाती है, उसके एग्जाम्पल हैं ट्राइकोमेनस, टेरिस एक्विलीन, एस्प्लेनियम डाइमोफम, ऑस्मुंडा जेवेनिका और टेक्टेरिया ट्राइफोलाटा। ये कुछ ऐसी फर्न्स के एग्जाम्पल हैं जिनमें एपोस्पोरी नेचुरली पाई जाती है। आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ एपोस्पोरी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो टेरिडियम में देखी गई थी। अब हम बात करते हैं कॉजेस की, यानी कि एपोस्पोरी के कॉजेस क्या क्या हैं, किन किन वजह से एपोस्पोरी होती है। तो इसके 2 कॉजेस हैं। पहला है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे टेरिडोफाइट जो ऐसी जगह पे ग्रो हो रहे हैं जहां की जो सॉइल है उसके अंदर मिनरल न्यूट्रिशन जो है उसकी डेफिशिएंसी है या पोषक तत्वों की कमी पाई जा रही है। और दूसरा कॉज है लीव्स डेवलपमेंट अंडर डिम लाइट, और अगर कम लाइट के अंदर, कम प्रकाश के अंदर पत्तियों का फॉर्मेशन हो रहा है, लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी एपोस्पोरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एपोस्पोरस गैमेटोफाइट होते हैं वो नेचुरली इनफर्टाइल होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली हम उन्हें फर्टाइल करके प्लॉइडी को बढ़ा सकते हैं या पॉलीप्लॉइडी को शो कर सकते हैं। एक नॉर्मल लाइफ साइकिल में हम क्या पढ़ते हैं, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एपोस्पोरी को इंड्यूस इसलिए कराया जाता है ताकि पॉलीप्लॉइडी को बढ़ाया जा सके। कैसे? देखिए, स्पोरोफाइट जब 2n होगा तो गैमेटोफाइट भी 2n होगा, यानी कि एपोस्पोरी से बना हुआ गैमेटोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। जब इस डिप्लॉइड गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनेंगे तो वो कैसे होंगे, अगेन डिप्लॉइड ही होंगे, और इन डिप्लॉइड गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो उस फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, टेट्राप्लॉइड होगा, यानी कि उसकी प्लॉइडी डबल हो जाएगी एक नॉर्मल जाइगोट से। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं पॉलीप्लॉइडी पर भी एक पूरा लेक्चर लूंगी तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि पॉलीप्लॉइडी क्या होती है और उससे जो प्लांट्स बन रहे हैं या जिन प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है उसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रूप से कैसे कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं। एपोस्पोरी में जो गैमेटोफाइट बनता है वो गैमेटोफाइट किसके बिना बन रहा है, स्पोर्स के जर्मिनेशन के बिना बन रहा है। तो ये जो गैमेटोफाइट है वो ज्यादातर या तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स की जगह पे ग्रो होते हैं, यानी कि बीजाणुधानी के अंदर जहां बीजाणु बनने चाहिए थे उन बीजाणुओं की जगह ये युग्मकोद्भिद बनते हैं, या फिर लीव्स की मार्जिन के ऊपर, उसके टॉप के ऊपर ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब आर्टिफिशियल इंडक्शन के कुछ एग्जांपल हैं, यानी कि एपोस्पोरी में किन किन फर्न्स के अंदर आर्टिफिशियल इंडक्शन करवाया गया है। ब्रिस्टो एंड कैट्स ने 1965 के अंदर स्पोरोफाइट की कैलस के द्वारा
कराया। ठीक उसी तरीके से पाल्टा ने 1973 में टेरिडियम विटाटा के अंदर एपोस्पोरी को इंड्यूस कराया। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर एपोस्पोरी अब तक इंड्यूस करवाई जा चुकी है या उनके अंदर आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ एपोस्पोरी करवाया जा चुका है। वो है ऑस्मुंडा रिजालिस, एस्पीडियम मार्जिनेल और वुडवार्डिया वर्जिनिका। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल एपोस्पोरी को इंड्यूस करवाया है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एपोस्पोरी क्या होती है, एपोगेमी क्या होती है, दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, एपोस्पोरस गैमेटोफाइट क्या होता है, एपोगेमस स्पोरोफाइट क्या होता है, इनकी प्लॉइडी कैसी होती है, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कराने में एपोस्पोरी किस तरीके से हेल्पफुल है, किन किन हार्मोन्स के द्वारा हम एपोगेमी को इंड्यूस करवा सकते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी टॉपिक के ऊपर आप मेरा वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। आप सभी का जो ये प्यार और मोटिवेशन है, इसी की वजह से मैं ये लेक्चर्स बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको या किसी को बॉटनी समझ में आती है, क्योंकि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग बॉटनी से डरते हैं अब ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कि बॉटनी पढ़ रहे हैं, बीएससी या एमएससी के अंदर हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा, उनके साथ शेयर कीजिए। और नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल सके कि मेरा नया वीडियो कब आया है और आप उसे जल्दी से जल्दी देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more interested botany videos.